हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारा चल रहा है पेपर वन में हम कर रहे हैं यूनिट 1 की प्रिपरेशन, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम हमारा जो सब्जेक्ट है मैं उसका नाम लिख दूँ। यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में हमारा जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि है यूनिट 1 में। चलिए, अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और आज के हम इस वीडियो में अपने एक नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। अभी तक हमने टीचर के बारे में पढ़ा, लर्नर्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या रिसोर्सेस होते हैं उसके बारे में पढ़ा, क्या क्या मटेरियल होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ा, क्या क्या सपोर्ट सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज के बारे में हमने पढ़ा, काफी कुछ हमने पढ़ा। चलिए ठीक है, टीचिंग भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है, लेकिन एक अच्छा टीचिंग लर्निंग होने के लिए क्लासरूम का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा टीचर जो होता है वो क्लासरूम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन क्या क्या ऐसे टिप्स होते हैं जो कि एक टीचर को अपनाने चाहिए क्लासरूम का बेटर मैनेजमेंट करने के लिए। तो आज का हमारा क्लास है उसी टॉपिक पर। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसकी मदद से कोई टीचर क्लासरूम को बेटर तरीके से क्या कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इमीडिएट एक्शन while learners behavior not well। इमीडिएट एक्शन while learners behavior not well। अगर एक टीचर क्लास में एंट्री करता है तो सबसे पहले वो क्लास में एंट्री करके क्या करेगा, पूरे बच्चों को वो देखता है, पूरे लर्नर्स को वो देखता है। अगर किसी लर्नर्स का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो टीचर क्या करेगा, इमीडिएट एक्शन लेगा। अब इमीडिएट एक्शन में ये नहीं है कि टीचर क्लास में आया, किसी बच्चे का बिहेवियर उसने अच्छा नहीं देखा और 10 लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए। इमीडिएट एक्शन में टीचर को एक ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, एक ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स का बिहेवियर भी नॉर्मल हो जाए और उसे बहुत ज्यादा पनिशमेंट नहीं भी करना पड़े। जैसे कि उसके साथ कुछ थोड़े बहुत पनिशमेंट वो कर दे, क्लास से बाहर कर दे, 10 मिनट के लिए उसे कहीं खड़ा कर दे, तो ये सब पनिशमेंट के तौर पर उसे हम दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि क्लास में आते ही साथ उसको 4 थप्पड़ लगा दिए। उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा एक टीचर को जब तक कि सारे लर्नर्स का बिहेवियर वेल तरीके से ना हो। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में अगर हम देखें तो और क्या बेटर टिप्स होने चाहिए। सबसे पहले टीचर ने इमीडिएट एक्शन तो ले लिया, चेंज सीट। अब क्या होने चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि लर्नर्स जो है, मान लीजिए बहुत ज्यादा, एक होता है ना,
एकदम ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला रिलेशन। तो कभी-कभी क्या होता है कि 2-4 लर्नर्स जो है वो एकदम एक साथ बैठना चाहते हैं। क्योंकि होता है ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मर भी जाएँगे पर ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। तो बस वैसे ही कुछ लर्नर्स होते हैं जो कि अपना एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं और टीचर क्लास में होते फिर भी उनका गपशप चलता रहता है, ठीक है? तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, वैसे सिचुएशन में जब टीचर ये देखे कि उनकी मतलब वो क्लास चल रहा है लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को सीट को, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट को क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। स्टॉप टीचिंग इन द केस ऑफ मिसबिहेवियर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ और समझा रही हूँ, आप पीछे से मिसबिहेवियर कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ समझा रही हूँ और कोई बच्चा है जो पीछे से मिसबिहेव कर रहा है। अब उसके बाद भी मैं समझाए जा रही हूँ, मुझे पता है कि वो बच्चा मिसबिहेव कर रहा है लेकिन मैं अपना टीचिंग को आगे बढ़ा रही हूँ। उससे क्या होगा, वो बच्चा तो डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ क्लास के सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसे में मुझे क्या करना होगा, मुझे उस टाइम पे स्टॉप टीचिंग इन दैट टाइम, स्टॉप टीचिंग इन दैट टाइम, दैट टाइम इन द केस ऑफ मिसबिहेवियर। एट अ टाइम, मुझे उसी टाइम पे मुझे क्या करना होगा, मुझे स्टॉप हो जाना होगा। और जो बच्चा मिसबिहेवियर कर रहा है पहले मुझे उसके लिए एक्शन लेना होगा या उसे शांत करवाना होगा या उसके बिहेवियर को ठीक करना होगा ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और वो भी जो बच्चा हो उसका भी ये प्रीसियस टाइम है, तो वो भी जल्द से जल्द क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ताकि उसको भी ये टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए। ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या करना होगा, हमें उसी टाइम पे स्टॉप टीचिंग करना होगा इन द केस ऑफ मिसबिहेवियर। ओके, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। काउंसिल आफ्टर क्लास। अब कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, मान लीजिए उनको आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ आया, लेकिन कहीं-कहीं क्या होता है कि उन्हें प्रॉब्लम होती है और वो क्लास में बहुत सारे बच्चों के बीच में पूछने से क्या होते हैं, हेजिटेट करते हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एक टीचर को क्लास के बाद भी चिल्ड्रंस का टाइम टू टाइम काउंसलर करना चाहिए। कि स्टूडेंट्स के काउंसलिंग करने से क्या होता है, बेसिकली उसके जो, उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है या उसके मन में जो भी बात छुपी होती है वो बाहर आती है। तो काउंसलिंग क्या किया जाता है, कभी कभी हम ग्रुप में भी काउंसलिंग कर सकते हैं और जनरली काउंसलिंग जो है वो पर्सनली किया जाता है। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में वैसा बच्चा जो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, जो ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है, वैसा स्टूडेंट क्या करता है, काउंसिल में भी वो टीचर को अपनी मन की बात बताता है और स्टूडेंट की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, आप एक बार इसको नोट कर ले। चलिए, पॉइंट नंबर 5, हमने क्या किया, हमने बच्चों का काउंसिल भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब एक टीचर को क्या करना है,
कुछ पॉइंट्स आप भी मुझे कमेंट में करके बता सकते हो कि आगे इसमें और क्या-क्या पॉइंट्स होने चाहिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दिखा सकती क्योंकि उससे वीडियो भी लेंदी होगी और मेरा जो मेन फोकस है वो है आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे। आपका कॉन्सेप्ट बने, किसी भी इंडिविजुअल टॉपिक पे आपका एक कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, ठीक है? बाकी के 1-2 कमेंट आप भी करिए ताकि मुझे समझ जाए कि आपका जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, आप भी उस पे क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहे हो, ओके? ठीक है। और लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला पर मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। इंटरैक्ट ऑलवेज विथ लर्नर्स। लर्नर्स के साथ और क्या करना चाहिए? हमेशा एक टीचर को इंटरैक्ट करना चाहिए, ठीक है? हमेशा अपने लर्नर्स के साथ क्या करना चाहिए? अपने लर्नर्स के साथ एक ऐसा रिलेशन बाउंड करना चाहिए जिससे लर्नर्स जो है वो अपने टीचर को कुछ भी बताने से पहले सोचना ना पड़े। और जब एक लर्नर और टीचर का रिलेशन अच्छा होगा तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? वैसे सिचुएशन में क्लासरूम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए, तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे। इसके अलावा भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप भी लिख सकते हो क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से बन गया होगा, ओके? तो यही सारे क्या है? इंपॉर्टेंट टिप्स है। किस चीज के इंपॉर्टेंट टिप्स है? किसी भी क्लासरूम को मैनेजमेंट करने का जो बेटर वे होता है, ओके? चलिए, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अभी और भी टॉपिक है, आप मेरे साथ बने रहें। मैं इसको रफ कर देती हूँ। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पीपीटी की। पीपीटी को क्या बोलते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी। आज के इस टॉपिक में मैं आपको पीपीटी के बारे में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि देखिए, हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के बारे में पढ़े जिसमें हमने जो है वो मेनली क्या यूज किया? हमने मेनली काफी सारी चीजों में हमने देखा कि हम यूज कर रहे हैं ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है? ऑडियो विजुअल एड्स को जनरली हम क्या कर रहे थे? यूज कर रहे थे। लेकिन अब देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग की तो उसमें हम क्या करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड, ये सब का हम यूज करते थे। धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ और फिर हम कहाँ पर आ गए? हम आ गए व्हाइट बोर्ड में, मार्कर बोर्ड में। धीरे धीरे और भी मॉडिफिकेशन हुआ, फिर हम कैसे स्टडी करने लगे? प्रोजेक्टर के द्वारा, ऑडियो विजुअल एड की मदद से। लेकिन नाउ अ डेज पीपीटी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, यानी कि ये भी जो है एक इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज में आता है। पीपीटी क्यों आज के डेट में फेमस है? सबसे पहली बात तो पीपीटी जो है वो एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसे क्या करता है? वो इसी का एक पार्ट है, हम कह सकते हैं इसी का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है? जो कि किसी भी चीज को प्रेजेंट करता है इन द वे ऑफ स्लाइड्स, ओके? स्लाइड शो करता है ये। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? किसी भी किसी भी टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट को परफेक्ट बनाता है, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट को ये क्या करता है? किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को ये क्या बनाता है? ये बनाता है परफेक्ट। अब मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर इसी के साथ साथ मैं आपको इमेजेस भी दिखा दूं तो क्या होगा? आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यही चीज होता है पीपीटी में, ठीक है? ये क्या करता है? स्लाइड्स तो शो करता है, मतलब वो पढ़ाएगा भी और क्या करेगा? आपको इमेजेस भी दिखाएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप मुझे लाइक करोगे तो बहुत जल्द मैं आपके लिए वो फैसिलिटी भी ले आऊंगी। तो प्लीज मुझे एक लाइक करें। मुझे पता है कि मेरा जो समझाने का वे है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा क्योंकि मेरे और भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मुझे ज्वाइन करके बहुत खुश है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो कि खुशी होंगे ज्वाइन करके, तो एक लाइक तो जरूर करिएगा। चलिए,
तो पीपीटी एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन प्रोग्राम है, दूसरा वो क्या करता है, दूसरा वो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को परफेक्ट बनाता है। ओके, क्यों परफेक्ट बनाता है? क्योंकि इसमें स्लाइड के साथ साथ हम इमेजेस को, हम जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, हमारा कोई भी सब्जेक्ट जो है या कोई भी टॉपिक जो है वो क्या होता है, परफेक्ट बनता है। चलिए, और क्या क्या होता है पीपीटी में? पीपीटी में और क्या होता है, पीपीटी में हमारा जो है, हमारा किसी भी सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारा वो, जब वो परफेक्ट रहेगा तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही। दूसरा और क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, वो बहुत बेटर होता है। स्टूडेंट इंकरेज होते हैं, स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो लर्नर्स क्या होते हैं, लर्नर्स क्या होते हैं, लर्नर मोटिवेट होते हैं। और क्या होते हैं लर्नर, और इनकरेज होते हैं। और क्या होते हैं, इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन होता है, किसमें इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो क्या करती है, जो किसी भी पीपीटी को क्या करती है, उसमें काम आती है। क्या क्या? तो आप ये सभी टॉपिक को देख के समझ गए होंगे। आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर ले, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद एक और टॉपिक है जिसे हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे, और आज का हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल हम एक दूसरे चैप्टर के साथ अपने इसी यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कुछ कुछ और टॉपिक है जो कि पढ़ने आप लोग को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लासेस और ज्यादा नहीं होंगे, कुछ ही क्लासेस में आपका यूनिट 1 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर ले। चलिए, पीपीटी भी हो गया है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है माइंड मैपिंग। क्या है ये माइंड मैपिंग? माइंड मैपिंग जो है वो किसी भी एक सब्जेक्ट का या किसी भी एक टॉपिक का बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना है। इसे समझने के लिए किसी माइंड मैपिंग को समझने के लिए आपको यहाँ पर देखना होगा। अगर हम एक एग्जांपल ले, सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया मान लीजिए हमारा सेंटर पे है, ये हमारा क्या है, सेंटर पे है, और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हो गए। मान लीजिए जैसे कि सोशल मीडिया, अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया बोले तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। मैंने आपको कहा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से आप क्या समझते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, बहुत कुछ। सपोज दैट यहाँ पर हम मान लीजिए ब्लॉगिंग, वीडियो स्क्रीनिंग, नेटवर्किंग, और आपका क्या आ जाएगा, और आपका यूट्यूब, सर्चिंग, फेसबुक, इंस्टा, और भी जो है, ये सारी चीजें आपके किस में आ जाएंगे, सोशल मीडिया में। मतलब सिर्फ एक टॉपिक बोलने से या सिर्फ एक टॉपिक सोचने से मेरी माइंड में डिफरेंट टाइप ऑफ क्या आ गए, डिफरेंट टाइप ऑफ सब टॉपिक आ गए। ये है मेन टॉपिक क्योंकि ये है सेंटर पे, और ये सब क्या है, सब टॉपिक। ठीक है, मतलब माइंड मैपिंग का मतलब वही है कि कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो सेंटर पे बैठा हो। ठीक है, कोई भी एक ऐसा टॉपिक
जो सेंटर पे बैठा हो और उस टॉपिक को सुनते ही या सोचते ही हमारे माइंड में उसके बहुत सारे सब टॉपिक आ जाए, उसे ही हम कहते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि माइंड मैपिंग से बहुत सारा फायदा होता है। सबसे पहली बात तो, जब हमने एक टॉपिक को सुना तो हमारे मन में बहुत सारे टॉपिक आ गए, अब हम इस सबके बारे में सोचेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारा क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ा, दूसरा क्या होगा इससे? दूसरा इससे जो है वो हमें नॉलेज हमारा बढ़ेगा, सबके बारे में हम जानेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, हमारे डिसीजन मेकिंग में इजी होगा। जब किसी चीज को हम बहुत ज्यादा जानेंगे तो क्या होगा? हमारा डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होगा। तो बहुत सारी फायदा है माइंड मैपिंग का। आई होप आप समझ गए होंगे कि माइंड मैपिंग क्या है। माइंड मैपिंग है कोई भी एक टॉपिक जो सेंटर में बैठा हो, उसे जानने के बाद या उसे उसके बारे में सुनने के बाद हमारे माइंड में जब बहुत सारे उसके सब टॉपिक बनते हैं और उन सब टॉपिक के बारे में, उन सब टॉपिक से हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, नॉलेज, कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज में क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं माइंड मैपिंग। और ये था हमारा आज का क्लास, और आज का हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, और कल की क्लास में हम एक नई चैप्टर के साथ आपसे मिलने वाले हैं। तब तक की मेरे साथ बने रहें। आपसे नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए जितना मेहनत कर रही हूँ, आप बस एक मेहनत कर लीजिए, बस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर बहुत ज़्यादा खुश हो तो एक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।